नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक वित्त के साधन, जो एमए अर्थशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के 4th यूनिट का भाग है। आज हम इस क्लास के माध्यम से यह जानेंगे कि औद्योगिक कार्यों को संचालित करने के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानें किस प्रकार के साधनों से अपने लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, या औद्योगिक वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। औद्योगिक वित्त के साधनों को जानने से पहले औद्योगिक वित्त क्या होता है या किसे कहते हैं, यह जानना जरूरी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, औद्योगिक वित्त अर्थात औद्योगिक कार्यों को संचालित करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसे औद्योगिक वित्त कहते हैं। व्यवसाय का आकार छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यदि पूंजी आवश्यक मात्रा में व उचित समय में उद्योगों को प्राप्त हो जाती है तो उद्योगों का विकास होता है, और नहीं तो औद्योगिकरण की गति अवरुद्ध हो जाती है। अतः देश के औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है ताकि औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि हो सके। औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों की धन या वित्त संबंधी आवश्यकताओं से है। आगे देखते हैं औद्योगिक वित्त व्यवस्था की विशेषताएं। पहला है, औद्योगिक वित्त की प्रकृति स्थायी होती है क्योंकि इसमें दीर्घकालीन विनियोग किए जाते हैं, जैसे भवन, मशीन, संयंत्र आदि में। दूसरा है, औद्योगिक वित्त में अधिकांश पूंजी का विनियोजन उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा है, नवीन उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों की वित्त व्यवस्था की समस्या इतनी कठिन होती है कि उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक कार्य करने के लिए जिस पूंजी या धन की आवश्यकता होती है उसे समय या अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्पकालीन औद्योगिक वित्त। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अल्पकाल अर्थात इसकी आवश्यकता थोड़ी अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष या इससे कुछ अधिक समय के लिए। यह वित्त कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने, माल का स्टॉक करने आदि के लिए आवश्यक होता है। इस वित्त की पूर्ति देशी बैंकरों से ऋण लेकर, बैंकों से जन निक्षेप या जिसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, और विशिष्ट शाख संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। दूसरा है मध्यकालीन औद्योगिक वित्त। इसकी अवधि अल्पकाल से अधिक व दीर्घकाल से कम होती है। इसकी आवश्यकता बिल्डिंग की भारी मरम्मत व मशीनों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। इसकी पूर्ति विशिष्ट संस्थाएं, जन निक्षेप जिसको अभी पब्लिक डिपॉजिट का नाम से जानते हैं, ऋण पत्र आदि से की जाती है। तीसरा है दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त। यह लंबी अवधि के लिए होती है, 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए। इस वित्त की आवश्यकता नई बिल्डिंग को बनाने के लिए, नई मशीनों को खरीदने के लिए किया जाता है, जिसकी पूर्ति ऋण पत्र, अंश, अर्जित लाभों का पुनर्विनियोग, विशिष्ट संस्थाओं, इन सबको अभी आगे जब औद्योगिक वित्त के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि इन जो स्रोत हैं इनसे ऋण की पूर्ति जब की जाती है तो वो दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त के अंतर्गत आते हैं। अगला है निवेश के आधार पर। निवेश के आधार पर पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्थायी पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी। तो जो स्थायी पूंजी जो होता है वो पूंजी जो है वो उसको दीर्घकालीन पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी एमए में ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछता है, तो इसलिए उसके अंतर्गत यदि कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि जो स्थायी पूंजी है वो अल्पकालीन पूंजी है या दीर्घकालीन पूंजी है। तो पहले आप यहाँ पे ये समझना है आपको कि जो स्थायी पूंजी जो होता है उसको वो दीर्घकालीन पूंजी के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं स्थायी पूंजी क्या होता है। वह पूंजी जिसका प्रयोग व्यवसाय में संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है, जिनका दीर्घकाल तक निरंतर उपयोग किया जा सके, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर आदि को क्रय करने के लिए
इस पूंजी का प्रयोग किया जाता है और जो घिसी हुई मशीनें होती हैं उनको प्रतिस्थापित करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, शोध व अनुसंधान कार्य के लिए। दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। तो प्रत्येक व्यवसाय में जो दैनिक कार्य जो होता है उनको चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का प्रयोग सामान्यतः कच्चा माल, उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन व्यय, मजदूरी एवं दैनिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे अल्पकालीन पूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है औद्योगिक वित्त के स्रोत। एक अकेला व्यापारी या एकाकी व्यापारी और साझेदारी संस्थाओं में तो पूंजी की आवश्यकता कम होती है। इसका कारण यह है कि इनका व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। एक एकाकी व्यापारी व्यवसाय के लिए आंतरिक साधनों से अर्थात अपनी स्वयं की पूंजी से काम चलाता है या अपने सहयोगियों से, रिश्तेदारों से ऋण लेकर अपने व्यापार में पूंजी की आवश्यकता को पूरा करता है। साझेदारी व्यवसायिक भी अपने स्रोतों से व्यापारिक ऋण या उधार लेकर काम चलाता है। लेकिन जब एक वृहद कंपनी बड़े स्तर पर कार्य करती है और कंपनी को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वह किस प्रकार से अपने लिए पूंजी की व्यवस्था करता है, इसको अभी आंतरिक और बाह्य स्रोतों के अंतर्गत जो औद्योगिक वित्त के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि औद्योगिक वित्त के जो स्रोत हैं उनको दो रूपों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। एक व्यावसायिक संस्था के वित्त प्राप्त करने के जो आंतरिक स्रोत होते हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है निजी साधन। व्यक्तिगत संस्थाओं की पूंजी प्राप्त करने का साधन उनकी स्वयं की पूंजी होती है। इसमें व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी को लगाता है। साझेदारी के अंतर्गत साझेदार द्वारा पूंजी की व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत निजी पूंजी, मित्रों से लिया गया राशि, ऋण आदि आते हैं। दूसरा है अर्जित आय का पुनः विनियोग। कंपनियां अपने लाभ का पूरा भाग वितरित न करके उसका कुछ भाग या अंश बचाकर रख लेती हैं ताकि इसको राशि को भविष्य में उद्योगों के विकास पर लगाया जा सके। इस प्रकार कंपनियां अपने लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेती हैं। तीसरा होता है ह्रास कोष। कंपनियों के द्वारा मशीनों का मरम्मत तथा उनके पुनर्स्थापना के लिए ह्रास कोष की व्यवस्था की जाती है ताकि कंपनी का कार्य ठीक तरीके से संचालित होता रहे। अतः ह्रास कोष से कंपनी के पास एक अच्छी राशि एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार ह्रास कोष भी पूंजी प्राप्त करने का एक आंतरिक साधन है। आगे देखते हैं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत के अंतर्गत जो पहला है वो है अंश पूंजी। जानते हैं अंश पूंजी किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर को बेचकर जो पूंजी एकत्र की जाती है वो अंश पूंजी कहलाती है। अर्थात इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं या कंपनी की पूंजी जब विभिन्न शेयरों में विभाजित होती है और इस पूंजी का अभिप्राय उस राशि से होता है जिनके द्वारा कंपनी के चल या अचल संपत्ति को खरीदा जाता है। तो इस पूंजी को नाम दिया जाता है अंश पूंजी का। कंपनीज अधिनियम 1956 के अनुसार किसी कंपनी के अंश दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है समता अंश या साधारण अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। तो पहले देखते हैं समता या साधारण अंश क्या होता है। एक कंपनी की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में साधारण अंश का बहुत महत्व होता है, इसलिए इनको आधार स्तंभ माना जाता है। ये वे अंश होते हैं जिनसे धारकों को कंपनी के संचालन की सामान्य जोखिमों को उठाना पड़ता है, जिसमें लाभांश की कोई सीमा नहीं होती है। समस्त देनदारियां चुकाने के बाद जो कुछ भी लाभ शेष बचता है उस पर उनका अधिकार होता है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश देने या कंपनी के बंद होने पर या समाप्त होने की स्थिति में पूंजी को वापस करने का उनको पूर्वाधिकार दिया जाता है या उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अर्थात इस का अभिप्राय कि उन अंशों से है जिन पर अंशधारियों को एक निश्चित दर से प्रति वर्ष लाभांश पाने का अधिकार होता है या समाप्ति के समय पूंजी को वापस
करने का पूर्व अधिकार दिया जाता है। दूसरा है ऋण पत्र। औद्योगिक संस्थानों के लिए वित्त प्राप्त करने का दूसरा साधन ऋण पत्र या बॉन्ड है। ऋण पत्र या बॉन्ड से आशय उस प्रलेख या डॉक्यूमेंट से है जिसके आधार पर उसमें लिखित राशि प्राप्त की जाती है। यह दिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की ओर से ऋणदाता को दिया जाता है। तीसरा है बैंकों द्वारा ऋण। वर्तमान में व्यापारिक बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋणों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक बैंकों द्वारा भी औद्योगिक शाख का प्रसार तीव्र गति से किया जा रहा है। औद्योगिक बैंकों का मुख्य कार्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। अगला है जन निक्षेप। जब जनता द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से अपनी बचतों को वो क्या करते हैं कि जो व्यावसायिक संस्थानें हैं उनके पास वो जमा करके रख देते हैं। इस उद्देश्य से रखते हैं ताकि उस पर उनको कुछ ब्याज मिलता रहे। तो ऐसे समय पर जो पैसा जनता व्यावसायिक संस्थानों के पास रखी हुई है, इसी जमा को जन निक्षेप कहते हैं। तो इस साधन से भी उद्योगों के लिए वित्त की पूर्ति होती है। अगला है देशी बैंकर्स, जिसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन आते हैं। हालांकि देशी बैंकर्स का औद्योगिक अर्थ प्रबंधन में बहुत कम भाग रहा है। बड़े पैमाने के उद्योग इन पर निर्भर नहीं रहते हैं, किंतु छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग इनसे ऋण लेते हैं। विशेष रूप से इनका महत्व उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं या कम हैं। अगला है सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। भारत में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें भी उद्योग एवं व्यवसायों के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं। सरकार उसी दिशा में ऋण देती है जब व्यवसाय बहुत जोखिमपूर्ण होता है अथवा सामाजिक महत्व का होता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष सहायता देकर उनको उद्योगों के शेयर को खरीदकर कम ब्याज दर पर ऋण देकर उद्योगों को वित्त प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यवसाय तथा उद्योगों को ऋण देने के लिए अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उद्योगों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख हैं औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम, औद्योगिक शाख तथा विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि। अगला है विदेशों से प्राप्त पूंजी। तो भारतीय उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विदेशियों से भी या विदेशी साधनों से भी पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त हुई है। जिन संस्थाओं के द्वारा विदेशी ऋण भारतीय उद्योगों को प्राप्त हुए हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाएं आदि हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। आगे अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।